5 नंबर का इसमें से आता है ना, पहले ही बता दिया हूं, ये कराधान देख लो अब क्या है टैक्सेशन। कराधान है, धन नहीं है ना। टैक्सेशन क्या है उसको थोड़ा सा देख लो, कराधान को। अब पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो वाला, क्या वाला, आवर्ती जमा सावधि जमा। तो 5 नंबर में वैसे ही देता है, देखो एक चैप्टर हम लोग का आवर्ती जमा है, आवर्ती जमा, और क्या है, सावधि जमा, फिक्स और करेंट वाला, है ना। और एक साइड हम लोग का क्या है, ये एक चैप्टर में है, और कराधान किस में है, कराधान में क्या है, आयकर की गणना। 3 में से कोई 2 हमको कंठस्थ करना है, या तो इन दोनों कंठस्थ कर लो, या तो इन दोनों कंठस्थ कर लो, या इन दोनों कंठस्थ कर लो, तुमको जो अच्छा लगे, लेकिन 2 कंठस्थ करना है, अथवा हम घुसाता है वो, या तो इसके अथवा में ये देगा 5 नंबर में, या तो इसके अथवा में ये देगा, या इसके अथवा में ये देगा। ठीक, मान लो इसको पहला मान के चलते हैं, इसको दूसरा मान के चलते हैं, इसको तीसरा। तो पहला के अथवा में दूसरा दे देगा, या तो पहला के अथवा में तीसरा देगा, या दूसरा के अथवा में तीसरा देगा। 3 में से कोई 2 आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। अनसाल्ड पेपर निकाल के देख लेना, वहां पर पूरा दिया है, समझे इतना। तो आवर्ती तो हम लोग का सबसे सरल है, अगर ये आप लोग से बन जाता है आयकर का गणना, हालांकि मैं उसका बता दूंगा कितना स्टेप में हम लोग को उसको बनाना है, उसको है ना, उसका लिखने का पैटर्न वगैरह को बता दूंगा। तो आयकर का गणना भी हम लोग का इजी है, लेकिन इसमें स्टेप याद रखना पड़ता है, हिंदी स्टेप 9-10 स्टेप है, तो उस स्टेप को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, 9-10 स्टेप को, है ना। पहले हम लोग का व्यक्ति का कुल आय कितना है, कितना जमा कर रहा है, उसको घटाओगे, फिर जो बचेगा, फिर दान राशि है, फिर बचेगा, उसके बाद हम लोग का आयकर का गणना होता है। उतना क्लियर करने के बाद आयकर का गणना होता है हम लोग का, जो भी परसेंटेज बनता है वो। तो ये दोनों मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो ये दोनों हम लोग के लिए बहुत सरल जाएगा, अगर आयकर का गणना अच्छे से आता है तो। सावधि जमा छोड़ सकते हो, छोड़ने का रीजन ये है क्योंकि वही है हम लोग का 51/50 का घात 3 आ गया, गुणा करते बैठे रहोगे 3 घंटा से, है ना। याद है तब तो अच्छी बात है, छोटा छोटा गुणा देता है तब भी अच्छी बात है। जहां बड़ा, ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ना है, इसको भी बना के एक बार देख लिया रहना, हो सकता है कभी ये दोनों स्टेप को भूल गए तो ये याद आ गया, तो इसको बना सकते हो, है ना। हमारे पास एडवांटेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ने के लिए बोले हैं सर तो छोड़ ही देंगे ऐसे करके, है ना। छोड़ना नहीं है, मतलब बना के देखना है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस इन दोनों को करना। आप लोग के लिए जो सरल लगे वो कर सकते हो, इसको तो छोड़ना ही मत, क्योंकि ये सबसे सरल है। आवर्ती वाला सूत्र याद है, सीधा 12-12 कटता है, 12×2 = 24, 12×3 = 36, इधर उधर तुरंत आता है हम लोग का आंसर। तो ये जो आवर्ती वाला है इसको छोड़ना ही नहीं है हमको, इसको पकड़ के रखना है। बचा फिर फिक्स डिपॉजिट और इनकम टैक्स का उसका कैलकुलेशन, तो इसमें से कोई सा भी हम लोग अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार, आधा बच्चों को अगर ये समझ आता है तो ये कर सकते हो, आप लोग को ये, कुछ लोग को ये समझ आता है तो ये कर सकते हो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। ठीक, अब देखो कराधान क्या है, टैक्सेशन। अब समझो ये टैक्सेशन होता क्या है। सरकार जो भी हम लोग का काम करती है ना, कहीं भी काम करे, चाहे रोड के लिए बनाए, चाहे कुछ भी, 2 प्रकार का होता है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो एक छत्तीसगढ़ सरकार रहेगा, और एक क्या रहेगा, भारत सरकार। जो टैक्सेशन लगाती है, कौन लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है ना, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ही टैक्सेशन लगाती है। छत्तीसगढ़ का भी लगता है लेकिन उतना हम लोग का शो नहीं होता, जो हम लोग का टैक्स है वो CG GST वो उसका बात नहीं है, टैक्स का बात है ना। तो भारत सरकार हम लोग का क्या करती है, टैक्स लगाती है। अब देखो सरकार के पास बहुत सारा काम है,
कहीं कुछ भी प्राकृतिक आपदा हो रहा है तो उसको बनवाती है ना। जैसे कहीं पर ट्रेन दुर्घटना हो गया, कहीं पर और कुछ हो गया, कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो उसके कारण जो भी हानि होता है ना, जन का, धन का, सबका, लोगों का और पैसों का, या कुछ भी गवर्नमेंट चीज़ों का, तो उन सबको सरकार क्या करती है, बनवाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सरकार खुद बनवाती थी। अब क्या है, दुनिया भर का आ गया है, पीएम रिलीफ फंड ऐसे करके दुनिया भर का एक, मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष, उसमें जाके आप लोग पैसा दे सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, 10 से लेकर के पूरा जितना भी उधर आप लोग दे सकते हैं, है ना। तो एक आय का स्रोत बन गया सरकार के पास कि अगर कोई मदद करना चाहता है तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में वहाँ पर पैसा डाल सकता है, हम उस पैसे का उपयोग जहाँ दुर्घटना हुआ है वहाँ कर सकते हैं। जैसे बाढ़ के लिए अभी हुआ था, बिहार रिलीफ फंड आया था, ट्रेन दुर्घटना हुआ तो उसके लिए आया था, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रिलीफ फंड या राहत कोष प्रधानमंत्री का निकलता है ना। प्रधानमंत्री राहत कोष है या मुख्यमंत्री राहत कोष है, अपने अपना एरिया का। तो होता क्या है, जहां पर कुछ भी नुकसान हो वो पैसा जहां जमा किए रहोगे वो डायरेक्ट पैसा वहां जाता है। पहले ऐसा नहीं था, अभी अभी आया है, कोरोना के बाद ज़्यादा चलन में आया है ना राहत कोष वाला, पहले वैसा नहीं था। तो भारत सरकार का जो खर्चा करता है दुनिया भर का, कहीं रोड बनवाना है ना, कहीं मरम्मत करवाना है, कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ के लोगों को सहायता प्रदान करना है, वहाँ सब चीज़ ठीक कराना है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, रेल दुर्घटना या कुछ भी दुर्घटना, सब चीज़ का जो खर्चा है वो कौन उठाता है, भारत सरकार उठाता है। अब आता है भारत सरकार के पास इतना पैसा आया कहाँ से, है ना, या आता कहाँ से है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा या मुख्य स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत यही क्या है, इनकम है, आयकर, सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है ना। और याद रखना, छत्तीसगढ़ की सरकार की आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है, तो दारू। अंधा पैसा कमाता है छत्तीसगढ़ सरकार, भले ही शो नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार समझ जाओ टॉप में है दारू से पैसा कमाने के लिए, सबसे टॉप में छत्तीसगढ़ है ना, बहुत टॉप में है, इतना उन्नति कर रहा है कि क्या ही बताएं। तो भारत सरकार थोड़ी दारू बेचेगा, छत्तीसगढ़ सरकार बेचेगा, है ना। तो भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत जो है, पैसा कहाँ से आएगा, वो आयकर से आएगा, इनकम टैक्स से। और छत्तीसगढ़ का कहाँ से आता है, दारू भट्टी से। ठीक, अब छत्तीसगढ़ सरकार को मारो गोली, मतलब मारना ही है, हटाओ, अभी भारत सरकार का बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार के मुख्य आय का स्रोत आयकर है। आयकर का कैलकुलेशन कैसा होता है, तो सभी के लिए, सभी को आयकर देना नहीं पड़ता, सिर्फ कुछ व्यक्ति को ही आयकर देना पड़ता है। उसके लिए एक लिमिट या क्राइटेरिया लगा है। लिमिट या क्राइटेरिया कहने से मतलब क्या है कि एक हम लोग उसका कहना चाहिए वार्षिक आय निकालते हैं। अगर वार्षिक आय 5 लाख या 7 लाख से ज़्यादा है तब वो व्यक्ति आता है आयकर के क्षेत्र में, है ना, जहां उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। फिर सरकार फील्ड बांट देती है कि जो 10 लाख कमाता है या 10 लाख से ज़्यादा कमाता है उसको 2%, 3% या जो भी है अपना देना पड़ेगा, है ना, 10% ऐसे करके वो होता है। और जिसका क्राइटेरिया कम है, जो 5 लाख 10 लाख से कम कमाता है, जैसे किसान वगैरह है ना गांव के, तो उन लोग उतना थोड़ी कमाएंगे, तो उन लोगों को नहीं देना पड़ता। तो सभी के लिए आयकर नहीं है, कुछ के लिए है जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं या उद्योगपति, उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, जिनका कुछ कंपनी चलता है या जिनका राइस मिल है या कुछ भी है अपना बड़ा बड़ा कारखाना, तो उनके लिए हम लोग का क्या करता है, आयकर लगता है। अब वो आयकर का गणना हम लोग को करेंगे। आयकर का गणना 3 स्टेप मेन है, 3 स्टेप मेन है, उसके बाद आगे और है। तो 3 स्टेप के अंदर में डिटेल है, तो हम लोग मेन 3 स्टेप पकड़ते हैं। पहला तो हम लोग देखेंगे व्यक्ति का कुल आय, जिसका भी हम लोग निकाल रहे हैं, इसका कुल आय देखेंगे, कुल आय, टोटल वो कितना कमा रहा है ना, कितना उसके पास पैसा है साल भर का, है ना, एनुअल इनकम उसका कितना है, वो हम लोग देखते हैं, कुल आय। कुल आय निकलेगा। एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय, मतलब साल भर में ही गणना होता है आयकर। ऐसा नहीं कि एक बार गणना किए फिर जिंदगी भर के लिए भूल जाओ, हर साल आयकर का क्या होता है, गणना होता है। तो हर साल हम लोग वार्षिक आय देखते हैं कितना है, क्योंकि फिक्स नहीं है। व्यापारी लोग का तो और फिक्स नहीं होता कुल वार्षिक आय, उन लोग गवर्नमेंट जॉब में थोड़े है कि हर महीना 50,000 आ रहा है, ऐसे वाला। हो सकता है दिवाली में ज़्यादा सेल किए तो दिवाली में ज़्यादा पैसा आएगा, तो उस हिसाब से उन लोग का साल भर का ज़्यादा पैसा बन जाएगा। हो सकता है अगले साल कोई और दुकान खुल गया जिससे उसका दुकान मार खा गया, तो उस साल कम बिजनेस किया हो तो कम पैसा आया। तो इसलिए आयकर का गणना हम लोग का हर साल किया जाता है। तो व्यक्ति की कुल आय पहले देखी जाती है, और यह भी कुल आय नहीं होकर कुल वार्षिक आय समझो, कुल वार्षिक आय, है ना, टोटल अमाउंट, या टोटल हम लोग का कह सकते हैं एनुअल प्रीमियम,
कितना कमा रहा है। उसके बाद देखा जाता है छूट राशि, छूट नहीं कह सकते, जमा राशि कह सकते हो, जमा राशि। ये आता है धारा 80C के अंतर्गत, है ना। जो इनकम टैक्स का एक्ट है 18C, उसके अंतर्गत आता है। धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि आता है। जमा राशि मतलब कभी कभी हम लोग जमा करते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बीमा करवा दिए, उन सब में आता है। जैसे इसमें आ जाएगा हम लोग का राष्ट्रीय बचत पत्र, जो गवर्नमेंट, राष्ट्रीय बचत पत्र ये गवर्नमेंट सर्वेंट लोग के लिए होता है ना, जो सरकारी हम लोग का ये होते हैं ना, कहना चाहिए सरकारी विभाग में होते हैं, जिनका गवर्नमेंट जॉब होता है, उन सब के लिए काम आता है राष्ट्रीय बचत पत्र। दूसरा आता है हम लोग का जीवन बीमा निगम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, जीवन बीमा निगम। LIC जमा करते हो पैसा कौड़ी, बीमा करते हैं साल भर, 2 साल 3 साल का, ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक, और एक और आता है हम लोग का, थर्ड है हम लोग का, एक बार देखने तो मैं भूल जाता हूँ, सामान्य भविष्य निधि, है ना, सामान्य भविष्य निधि आता है एक, आगे पढ़ते जाओगे सबको। ये 3 चीजें आती है हम लोग का धारा 80C के अंतर्गत। जमा राशि, कितना हम लोग पैसा को क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब इतना के बाद और पैसा का हम लोग उपयोग क्या कर सकते हैं, तो दान कर सकते हैं कहीं कहीं, तो दान राशि भी आता है एक, जो आता है हम लोग का तीसरा नंबर पे धारा 80G के अंतर्गत, है ना। ये होता है छूट राशि, मतलब दान राशि, सीधा समझो दान राशि, जो हम लोग दान करते हैं वही छूट होगा। अब दान कैसे कैसे करते हैं, कई ठो दान करने का तरीका है। पहला हम लोग कर सकते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष आता है हम लोग का, है ना, जिसको हम लोग PM रिलीफ फंड कहते हैं, है ना, प्रधानमंत्री राहत कोष। एक आता है हम लोग का अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम में भी दान कर सकते हो, कहीं पर देख लिया अनाथ आश्रम, वहां दान कर सकते हो। और एक आता है वृद्धाश्रम। ठीक, ये 3 चीज है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की कुल वार्षिक आय, इससे इसी को घटाते हैं, इसको जोड़ के वो कितना कितना जमा किया, क्योंकि ये घटेगा, है ना, क्योंकि जमा कर रहा है वो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहा है, अपने अपने लिए थोड़ी कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। तुम भी कभी बड़े हो जाओगे, तुम भी पैसा कमाओगे, तो मेरे लड़का के लिए 2-4 रुपया जमा हो जाए, इसके लिए तुम भी क्या करोगे, LIC करवाओगे बच्चे के नाम पे, ताकि कभी पैसा कंप्लीट हो, मेच्योरिटी के टाइम आए तो पैसा उसको मिल जाए, है ना। तो ये सब उसके लिए जा रहा है, ना कि तुम्हारे लिए। तो ये सब हम लोग का घटता है इसमें, लेकिन इसका भी एक लिमिट है, मात्र 1 से 1.5 लाख रुपया तक ही तुम लोग जमा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ज़्यादा जमा करोगे, मान लो मैं 10 लाख कमा रहा हूँ और 10 का 10 लाख को इसमें डाल दूंगा, तो फिर तो मैं कितना कमाया, 0 कमाया, कुछ नहीं कमाया। तो सरकार की नज़र में मैं आयकर दूंगा क्या, नहीं दूंगा। तो इसीलिए सरकार ऐसा खेल ना हो, इसलिए वो क्या किया, लिमिट किया कि आप कर सकते हैं, आप जितना भी करना चाहें, लेकिन उसका लिमिट रहेगा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप लोग जमा नहीं कर सकते, और 1.5 लाख से आप ज़्यादा जमा कर भी देते हैं तो हम लोग केवल और केवल 1.5 लाख तक काउंट करेंगे। उसके बाद जो भी आप जमा करें वो सब इसमें जुड़ेगा आयकर में, है ना, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो ऐसा इसमें क्राइटेरिया, एक लिमिट बनाया गया है ना, ये लिमिट है, बस यही एक है इसमें। उसके बाद धारा 80G के अंतर्गत राशि है दान राशि, जो भी, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में जो भी दान दे रहे हो वो सब उसमें छूटते जाता है। ये मान लो तीनों में दान किए, है ना, मान के चलो एक एग्जाम्पल, व्यक्ति कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपया है, एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, है ना, 1 लाख रुपया है, इसमें तुम लोग जमा कर दिए मान लो 10,000 रुपया, तो 10,000 इसमें घटेगा। मान लो कितना आ गया, 10,000 घटा तो 90,000 आया। अब इसमें क्या क्या किए हम, तो मान लो इन तीनों में हम लोग जमा कर दिए अपने 30,000 रुपये, हम लोग इसमें डाल दिए, तो 30,000 रुपये फूंक दिए इसमें। तो अब व्यक्ति कुल वार्षिक आय कितना हो जाएगी, 30,000 घटा दो, क्योंकि माइनस होता है, तो हम लोग के पास कितना बचेगा, 60,000। अब जो 60,000 बचा, इसी 60,000 का हम लोग को क्या करना है, इनकम टैक्स देना है, टैक्स देना है, जो भी है ना। तो ऐसे करके वो चलता है। अभी लिखवाऊंगा चार्ट को कैसे कैसे करना है उसको, वहां से हम लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक,
देखो अब स्टेप बाय स्टेप पकड़ना सीधा, मैं आयकर का गणना कर रहा हूं। आयकर की गणना कैसे कैसा होगा देखो, सबसे पहले जो आता है हम लोग का वो होता है कुल वार्षिक आय। क्या होता है? कुल वार्षिक आय। अब जिसके लिए भी बोले, मान लो व्यक्ति के लिए बोलेगा तो व्यक्ति की कुल वार्षिक आय, नाम दे दिया फलाना है तो फलाना की कुल वार्षिक आय, है ना, वो नाम हिसाब से चलता है। ठीक, तो पहले जाएगा हम लोग का क्या, कुल वार्षिक आय। पॉइंट को भी समझते जाना, पहला पॉइंट दे रहा हूं कुल वार्षिक आय, दूसरा पॉइंट जो जाएगा ये बराबर करके छोड़ा हूं, वहां लिखाता है। दूसरा हम लोग का जाएगा धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आएगा तो पहले दान करोगे कि जमा करोगे? जमा करोगे। ठीक, तो याद रखना जमा पहले आएगा, और वो भी धारा 80C के अंतर्गत आएगा। दो ठो आता है सी और जी, तो कंफ्यूज मत होना कि कौन पहले आएगा, सीधा सीधा सी पहले आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में ABC में सी पहले आता है, ऐसे याद रखो। और या तो फिर ऐसे याद रखो CG छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, तो ऐसे याद रखो। अब पहले पैसा आएगा तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जमा करेंगे, ऐसा नहीं कि दान कर देंगे। ठीक, तो इसलिए हम लोग का सी में क्या आएगा, जमा राशि आएगा। तो धारा सी आता है, जो आता है 80C, जो उसके अंतर्गत क्या आएगा, जमा राशि। जमा राशि में क्या क्या आता है, तो जमा राशि के अंतर्गत आएगा पहला सामान्य भविष्य निधि। ये एक प्रकार का फॉर्मेट है जमा करने का, है ना। दूसरा आता है हम लोग का जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा प्रीमियम, इसी को प्रीमियम भी कह देते हैं, जीवन बीमा प्रीमियम, LIC है शॉर्टकट, है ना। तीसरा आता है हम लोग का राष्ट्रीय बचत पत्र। रुको, इसको मैं ABC कर दे रहा हूं तो समझोगे। A और इसको B और इसको C, ये हो गया हम लोग का क्या, राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक, ये तीन चीज करते हैं। अब जो भी धारा 80C के अंतर्गत जमा किए हैं, इसको किससे घटाना है, वार्षिक आय से। तो घटाने के लिए पहले इसको तो जोड़ना पड़ेगा खुद को। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका टोटल निकालते हैं। यहीं पर क्या निकालोगे, कुल जमा राशि। चौथा, तीसरा पॉइंट, कुल जमा राशि। तो कुल जमा राशि में क्या करते हैं, ये जो जमा किए हैं इसी को जोड़ेंगे, मतलब A प्लस B प्लस क्या करोगे, C करोगे। इतना कर लिए, A प्लस B प्लस C। अब होगा क्या, जो भी आया इसका कंबाइन जोड़ोगे तो एक तो चीज आएगा। अब क्या करेंगे, कुल वार्षिक आय से इसी जमा राशि को घटाएंगे। तो चौथा जो हम लोग का जाएगा वो जाता है हम लोग का कर योग्य आय नहीं जाएगा, शेष राशि जाएगा। शेष मतलब कितना बच रहा है। तो चौथा होता है हम लोग का क्या, शेष राशि। इस शेष राशि को कैसे करते हैं, तो पहले वाले से तीसरे को घटाते हैं। तो 1 माइनस कितना करोगे, 3। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, चाहूं तो हिंदी में भी लिख सकता हूं। कुल वार्षिक आय से कुल जमा राशि को हम लोग को घटाना है, सीधा यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो। कुल वार्षिक आय से हम लोग को कुल जमा राशि को क्या करना है, घटाना है। ठीक, तो घटाओगे तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, शेष राशि आएगा, है ना। यहां पर जो भी आएगा हम लोग का शेष राशि आएगा। ये तो 2 स्टेप फॉलो किए, एक कुल वार्षिक आय और एक धारा के अंतर्गत जो जमा राशि की हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे दान राशि, जो भी हम लोग डोनेट किए हैं, है ना, डोनेटिंग अमाउंट, उसका काउंट करेंगे। तो पांचवा आता है हम लोग का क्या, धारा 80G, है ना। धारा 80G के अंतर्गत कौन सी राशि, दान राशि। अब दान राशि का काउंट करेंगे, मतलब जो भी हम लोग डोनेट किए हैं अमाउंट, जहां भी किए वहां आएगा। तो एक तो आता है हम लोग का इसी में प्रधानमंत्री राहत कोष,
प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएम रिलीफ फंड कहते हैं। दूसरा आता है हम लोग का बी, अनाथ आश्रम। सी जो आता है क्या, वृद्धाश्रम। ठीक, अब कितना हम लोग दान किए उसको भी तो काउंट करेंगे ना, और उसको फिर इससे घटाना है, यही फाइनल होता है। तो अब आएगा हम लोग का छठवां, जो आएगा क्या हम लोग का, कुल दान राशि। तो ये कुल दान राशि क्या होता है, इन्हीं तीनों को जोड़ते हैं, ए बी और सी को। देखो कुछ नहीं किए हम लोग, जैसा इसमें था वैसी है, धारा 80C लिखा है, ए बी सी तीनों निकाले, जमा राशि में ए बी सी को जोड़ दिए, उसके बाद इससे घटा देंगे। फिर वही प्रोसेस किया, धारा 80C के अंतर्गत ए बी सी निकाले, कुल दान राशि में फिर ए बी सी को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। किसमें घटाओगे, इसमें नहीं घटाना है, अब इसमें घटाना है, क्योंकि जो बच गया अब उसमें घटाओगे, है ना। ठीक, तो यहां पर अब शेष राशि में घटाओगे, तो सातवां जो निकलेगा अब फाइनल है, तो यह निकलेगा कर योग्य आय। तो ये निकलेगा हम लोग का चौथा में से छठवां घटाना है, 4 माइनस कितना करोगे, 6 करोगे, जो है हम लोग का क्या, शेष राशि माइनस कुल दान राशि। इतना होने के बाद हम लोग का क्या बचता है, कर योग्य आय बचता है। यही अब हम लोग को सरकार को देना है। अब उसके बाद आठवां स्टेप जो आएगा, आठवां प्रोसेस, वो होता है आयकर की गणना। आयकर की गणना को आगे समझोगे अब, है ना, ये आयकर की गणना होता है, जो भी है आयकर का गणना को जब गणित बनाते जाएंगे ना वहां पर समझेंगे। इतना के बाद सरकार और टैक्स लगाती है, शिक्षा उपकर जो दे आयकर का इतना % हो, ये जो दे आयकर का उतना, तो वो 9वां चलेगा अगर क्वेश्चन देता है तब, नहीं तो नहीं देता। तो ये है हम लोग का पूरा फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में बनाओगे तो बनेगा, नहीं तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। बुक का देखोगे तो बुक का कभी इसको दे दिया आगे, कभी इसको दे दिया आगे, कभी ये उधर उधर किया है, कंफ्यूज आ जाओगे पूरा। तो इस स्टेप में बनाओगे तो सब चीज़ सरल है हम लोग का। ठीक, एक बार फिर समझ लो क्या क्या करना है। जो भी व्यक्ति जितना भी पैसा कमा रहा है, टोटल इनकम, कभी कभी कुल वार्षिक आय को एक साथ दे देता है, कभी कभी मंथली दे देता है। जैसे एक साथ दे देगा, मान लो कोई व्यक्ति साल भर का 10 लाख रुपए कमाता है, अब उसको तोड़ेगा तो कैसे करेगा, मान लो कोई व्यक्ति महीने का 10,000 कमाता है, तो महीने का 10,000 कमाता है तो उसको साल भर का बनाओ, 12 से गुणा करो सीधा, तो वो हम लोग का बनेगा। लेकिन जो भी होगा हम लोग का ये एनुअल होगा, वार्षिक होगा। तो कुल वार्षिक आय एनुअल, उसका इनकम कितना है उसको दिखाओगे। उसके बाद धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि, जो भी हम लोग जमा कर रहे हैं, है ना, डिपॉजिट कर रहे हैं, वो वाला जो अमाउंट है वो काउंट होगा। अब डिपॉजिट अमाउंट 3 प्रकार का होता है, एक आएगा सामान्य भविष्य निधि, है ना, सिंपल वाला, और एक आएगा जीवन बीमा प्रीमियम LIC वाला, और एक राष्ट्रीय बचत पत्र। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं होता, ये लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब वाले लोग के लिए होता है। इतना कर लोगे तो ये कितना जमा किया कैसे पता चलेगा, तो ये तीनों अलग अलग जमा किए, तीनों को जोड़ोगे तब तो पता चलेगा। तो ABC तीनों को जोड़े। अब यही तीसरा पॉइंट है, अब ये जमा राशि को इसी वार्षिक आय से घटाओगे, क्योंकि तो सरकार, वो तो आदमी जमा कर रहा है ना अपने भविष्य के लिए, तो उसको उसका टैक्स वो काहे देगा, तो वो घटता है। तो शेष राशि जो बचेगा वार्षिक आय से, ये शेष राशि बचेगा, वो कैसा कैसा बचेगा, तो 1 में से 3 को घटाओगे, मतलब कुल वार्षिक आय में से जो जमा राशि है बेचारा कर दिया वो उसको घटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, शेष राशि। अगले स्टेप में आओगे, धारा 80G के अंतर्गत क्या होगा हम लोग का, दान राशि, जो छूट राशि है, समझ सकते हो, है ना, क्योंकि छूट मिलता है इसमें। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं नोट पॉइंट में, हालांकि इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है पूरे, मतलब इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो इसका लिमिट को पार करेगा। 1.5 लाख रुपए तक लिमिट रहता है इसका, वही एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 1.5 लाख लिमिट को पार करेगा, बाकी कोई नहीं करता, है ना। तो इसमें जो लिमिट होता है वो होता है हम लोग का 1,50,000 तक का। किसमें, इसमें जमा राशि में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हो, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। तो ये खाली तुम्हारे समझने के लिए लिखवा रहा हूं, है ना, इसको नहीं लिखना है, इसको तुम लोग मत लिखना, खाली समझने के लिए, तुम लोग यहां से सीधा उधर जम करोगे। ठीक, उसके बाद धारा 80G के अंतर्गत दान राशि, कहां कहां बच्चा दान किया, बच्चा दान नहीं किया, मतलब वो जो बच्चा है जो कमा रहा है वो कहां दान किया, बच्चा दान करोगे नहीं, ऐसे नहीं। धारा 80C के अंतर्गत 80G के अंतर्गत
दान राशि, जान राशि कह रहा था। तो कहाँ कहाँ किया? पहला तो प्रधानमंत्री राहत कोष में, पीएम रिलीफ फंड में, उसके बाद झाड़ा है वो अनाथ आश्रम में और वृद्धाश्रम में, 3 जगह वो जमा किया। अब जमा किया, दान किया, मतलब समझो डोनेट अमाउंट है। तो ये डोनेटिंग अमाउंट टोटल कितना हुआ इसको काउंट करोगे तो कितना किया, तो ए बी सी तीनों जोड़ना है। अब हो सकता है प्रश्न में तुमको इसको दे, इन दोनों को ना दे, हो सकता है खाली प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया हो, इन दोनों में नहीं किया हो, तो ये दोनों को नहीं किया है तो दोनों छूट जाएगा। समझे बात को? रहेगा तो करना, नहीं रहेगा तो नहीं करना। अगर मान लो दानित नहीं किया है तो इतना स्टेप तुम लोग का पूरा खत्म है, यहां तक सीधा, यहां से सीधा यहां जम करोगे ये वाला, क्योंकि यहां पर शेष राशि बचा। अगर वो दान नहीं किया तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डायरेक्ट यहीं से सीधा बनेगा। समझे मेरे बात को अब? हाँ, तो इसलिए मैं 3 स्टेप मेन पकड़ना बोला। एक कितना कमा रहा है साल भर का, एक कितना वो जमा कर रहा है, और एक कितना क्या कर रहा है, दान कर रहा है। अगर जमा कर रहा है दान नहीं कर रहा है तो ये खत्म, यहां से सीधा हम लोग आयकर के गणना में पहुंचेंगे। समझ गए इतना? बस वही है। अब कुल दान राशि जो भी है, एबीसी डोनेटिंग अमाउंट जो भी है हम लोग का किए, अब कर योग्य आप फाइनल निकलेगा, क्योंकि इसके बाद तो और कहीं जमा दान नहीं कर रहा है और कुछ है नहीं, इसके बाद पैसा का उपयोग तुम लोग कर ही नहीं सकते। जुआ ताश जीती जो भी खेलो वो तुम्हारा है अपना, वो तो सरकार के में काउंट होगा। ऐसा थोड़ी जुआ खेल के मैं 10 लाख रुपया उड़ा डाला तो उतना का टैक्स नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जुआ तो तुम अपने मनोरंजन के लिए खेले हो, सरकार थोड़ी मनोरंजन करेगा तुम्हारे साथ। तो कर योग्य आय निकालोगे। कर योग्य आय क्या होता है, तो इसी जो इसका जो दान राशि है टोटल है ना, टोटल जो डोनेटिंग अमाउंट है उसको, ये जो शेष राशि बचा है ना, उससे हम लोग को घटाना है, 4 - 6 करना है। तो फिर जो भी बचेगा वो क्या बनेगा, कर योग्य आय। और यहीं से फिर सरकार क्या करेगा, टैक्स देगा अपना, तुमको देना है सरकार को, सरकार लेगा तुम्हारा टैक्स। समझ गए इतना? हाँ, अब इतना नोट करो, ये फॉर्मेट है, लिखवा दूँ हूँ है ना, चलो नोट करो तुम लोग, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लो, इसी में हम लोग का है उदाहरण तीसरा। प्रश्नावली को कल जाएंगे क्योंकि प्रश्नावली लंबा चलेगा और टाइम भी खत्म हो जाएगा हम लोग का। बोल क्या रहे देखो, वित्तीय वर्ष 2013-14 तो छोड़ो, वित्तीय वर्ष कौन सा है, हम लोग को पैसा से मतलब है ना, कौन साल कितना कमाया भाड़ में जाए। एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितना है, 3,60,000। अब जमाते चलते हैं, वार्षिक आय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय कितना है, 3,60,000 रुपए जमाए। अब देखो धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि जमा कर रहा है, वो कहां कहां कर रहा है देखो, बोल रहा है उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम, कहां है जीवन बीमा, ये है, कितना दिया, 20,000 रुपए साल भर का, ठीक। और बोल रहा है क्या, 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा कर रहा है, तो ये कर रहा है 4,000 रुपए कितना कर रहा है प्रति माह, तो साल भर का कितना हो जाएगा। हाँ, इसको अब हम लोग को ऐड करना है, थोड़ा सा अब जगह चाहिए, जगह चाहिए। अब राष्ट्रीय बचत पत्र में तो जमा नहीं कर रहा है तो ये छूट जाएगा है ना, तो ये सीधा छूट जाता है, ये ऐसा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा जमेगा। अब देखो जमा रहा हूं, ये कर रहा है 4,000 गुणित प्रति माह कर रहा है ना, तो सीधा हम लोग कितना करेंगे, 12 माह, तो 12 चौक कितना हो गया, 48,000 रुपए हो गया। और वो बी क्या कर रहा है, जीवन बीमा प्रीमियम दे रहा है, ये कितना दे रहा है, वो 20,000 रुपए साल भर का दे रहा है। थर्ड पार्टी तो है नहीं, थर्ड पार्टी कहने का मतलब वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद नहीं रहा है तो वो तो छूट जाएगा। तो कुल जमा राशि कितना हो जाएगा, यही दोनों का होगा, ए धन बी, तो इन्हीं दोनों को जोड़ना है। 48 और 20 कितना हो गया, 68,000 रुपए, 68,000 रुपए हुआ। अब क्या करना है, शेष राशि 1 - 3 करना है, मतलब कुल वार्षिक आय से कुल जमा राशि घटाना है। कुल वार्षिक आय कितना है, 3,60,000, और कुल जमा राशि कितना है, 68,000, इसी को घटाना है, बस जैसा स्टेप है वैसे फॉलो करो। कुल वार्षिक आय है हम लोग का 3,60,000 माइनस, अच्छा कुल जमा राशि ये कितना है, 68,000, तो बचेगा कितना हमारे पास, 2,92,000 रुपए बचेगा। 60 से 60 घटा दो, 3 लाख बचा, 8 और घटा दो तो 292 बचेगा, ठीक, तो 2,92,000 रुपए। अच्छा,
अब ये कहीं भी दान नहीं कर रहा है, तो दान वाला स्टेप पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दान वाला स्टेप क्लोज हो जाएगा मतलब ये हम लोग का क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया और ये भी क्लोज हो गया। ये क्लोज होगा तो डायरेक्ट हम लोग का कर योग्य आय यहां बन जाएगा। ये क्लोज हुआ तो डायरेक्ट ये जो बनेगा, ये शेष राशि न बन के क्या बनेगा, कर योग्य आय बनेगा। ये बन जाएगा सीधा कर योग्य आय। अब ये ऐसा क्यों बना सर, क्योंकि फाइनल हम लोग का यही बनता है कर योग्य आय। अगर दान राशि देता है तो कर योग्य आय उधर खींच सकता है, अगर दान राशि छूट गया तो यहीं से अब आयकर की गणना करेंगे सीधा, तो यही हम लोग का कर योग्य आय बन जाएगा। तो अब कर योग्य आय इतना बचा, अब इसी में आयकर का गणना करना है। अब यहीं से होगा हम लोग का पांचवा स्टेप, आयकर की गणना। अब आयकर की गणना करने का तरीका समझो, एकदम सिंपल है। क्या है आयकर की गणना करने का तरीका, तो टेबल में तुमको दिया रहेगा, क्वेश्चन में टेबल में दिया रहेगा कि ऐसा ऐसा काउंट करना है। जैसे इसमें टेबल में दिया है, देखो क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि आयकर का जब गणना करेंगे तो 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, दिया है, इधर 2 लाख दिया है और उधर कोई आयकर नहीं है, तो 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है। 2 लाख से 5 लाख तक के में कितना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। परसेंटेज निकालने जानते अच्छोगे, जानते हो ना, 10,000 का 10% कितना होगा। देखो मान लो 10,000 है हमारे पास, इसका 10% निकालना है तो का मतलब सीधा गुणा होता है, तो इसका मतलब गुणा करो, और 10% मतलब प्रतिशत, प्रति 100, तो प्रतिशत तो प्रति 100 ये होता है। कटा दो 1 0 से 1 0, यहां से यहां, तो कितना बचा, 1,000 रुपए। ठीक, तो किसी का भी 10% 20% निकालते हैं तो उसको बटा 100 करके उतना का गुणा कर दो डायरेक्ट। ठीक, तो आयकर की गणना करनी है, तो आयकर की गणना में पहला क्या बोला वो, 2 लाख रुपए तक क्या करना पड़ेगा, कोई कर नहीं, कोई कर हमको देना नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब हमारे पास टोटल कितना है, 292 है, 2 का कोई कर नहीं है, तो हमको कितना का देना पड़ेगा, खाली 92 का देना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप करोगे कितना, 292 में से हम लोग कितना को घटाएंगे, 2 लाख को घटाएंगे, क्योंकि इसका तो कोई पैसा नहीं देना है। अब जितना भी बचेगा इसी का कितना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। तो 2,92,000 का 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 92,000 बचेगा, तो 92,000 का कितना देना पड़ेगा, 10%। 92 का 10% निकाल दो, इतना आएगा। नहीं समझ आया तो सीधा कर दो, गुणित 10 बटे कितना करोगे, 100, 1 2 1 2 खत्म। तो हमारे पास कितना बचा, 9,200 रुपए। ये हम लोग का क्या हो गया, दे आयकर। कुल नहीं है, अगर एक्स्ट्रा देगा तभी, तो ये हम लोग का आएगा छठवां दे आयकर। कितना हो गया, 9,200। अब मैं बोला था आयकर का गणना इतना में ला के रोक देना, बुक में एक्स्ट्रा देगा तो देना पड़ेगा। अब बुक में एक्स्ट्रा दिया है, वहां पर देखो नीचे डब्बा के नीचे क्या दिया है, शिक्षा उपकर जो है वो दे आयकर का 3% और लगेगा, दे आयकर का 3%, इसी का दे आयकर का कितना देना पड़ेगा, 3%, जो हम लोग देना चाहते हैं सरकार को इनकम टैक्स, उसका 3% और देना पड़ेगा, तो इसी का 3% लगाएंगे। तो 7वां शिक्षा उपकर लगाएंगे, ये शिक्षा उपकर कितना बनेगा, तो दे आयकर का 3%, मतलब इसका 3%, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो इतना से इतना खत्म, तो कितना बचेगा, 92 गुणित 3, 3 दूने 6 और 3 या 27, 276 रुपया। तो अब कुल दे आयकर निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, ये तो सरकार को हमको देना था, लेकिन सरकार बोल रहा है इसका शिक्षा उपकर का 3% और दो मेरे को और चाहिए, तो अब इसको भी जोड़ोगे। तो अब हम लोग का निकलेगा फाइनल कुल दे आयकर, ये हो गया 8वां कुल दे आयकर, जो हम लोग को सरकार को फाइनल, जब फाइनल करोगे तभी कुल डालना, क्योंकि कुल के बाद और नहीं जुड़ेगा, है ना। तो कुल दे आयकर कितना हो जाएगा, तो 9,200 अब प्लस 200 कितना करोगे, 76, तो 9,476 रुपये। यही फाइनल हम लोग का इनकम है, जो सरकार को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फर्क इतना है, एक बार में दिमाग में नहीं घुसेगा, 3-4 गणित बनाओगे तब धीरे धीरे वो दिमाग में घुसते जाएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है और इस पैटर्नों को समझना जरूरी है। पैटर्नों को तुम लोग याद रखोगे तो बनेगा, नहीं तो फिर झंडी मुंडी है हिच बस, समझे। तो इस पैटर्न से ये बनता है पूरा। अभी तो और पेचीदा पेचीदा आएगा। अब तुम लोग कहोगे नहीं सर भाई के सावधि जमा खाता बढ़िया है, वही ले बनाबो है ना,
तो तुम लोग को जो सरल लगे वो बना सकते हो। मेरे लिए तो ये इनकम टैक्स वाला बहुत सरल पड़ता है। हम लोग के टाइम में भी मैं इस चीज़ को पढ़ के गया था और आया भी था, बनाया भी था। ज़्यादा हार्ड नहीं देता इनकम टैक्स को, है ना, सरल देता है, 10वीं लेवल का है, सरल देता है। तुम लोग का मन है बाकी कोई सा भी बनाओ, ठीक। तो इस टाइप से हम लोग का होगा इसका कंप्लीट सब प्रोसेस। अब कहीं पर कुछ डाउट हो तो पूछो। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ना? बन जाएगा ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा बन जाएगा दवा। एक क्वेश्चन दे दू, सेम बना के लाओगे? हाँ, चलो क्वेश्चन लिखो, एक तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज इतना ही देखो बस, उसके बाद देख लो। अब प्रश्नावली 2 में कह रहा है हम लोग का, एक्सरसाइज 2 आ गया, प्रश्नावली 2 समझते जाना। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय, मकान, किराया, भत्ता, ये सब छोड़ करके, तो वो हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है, खाली शब्दों को समझो। 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी कोई भी होगा जिसका मकान, किराया, भत्ता छोड़ करके 4,10,000 रुपए, वो डायरेक्ट दिया है साल भर का, कितना है? 4,10,000 रुपए है। वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करता है। अब देखो, प्रति माह जमा कर रहा है तो साल भर का पहले मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। अब ये वार्षिक है, सालियाना तो कोई दिक्कत नहीं है। वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, ये भी जाएगा, उसी में इंक्लूड होगा। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है, उसमें 20,000 रुपए तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए जिसका 50% कर मुक्त है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है? 20,000 जो राहत कोष में डाल रहे हैं ना, उसमें उसको टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन जो वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए डाल रहा है उसका 50% टैक्स लगेगा, अब 50% फ्री है। मतलब इसमें बोला है 50% कर मुक्त है, मतलब फ्री है, बाकी 50% का लगेगा। तो 12,000 का 50% कितना होगा? आधा कर दो सीधा, 6,000। 6,000 फ्री है, 6,000 का टैक्स देना पड़ेगा, है ना, वही है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त है। मतलब जो जमा कर रहे हैं धारा 80C के अंतर्गत, सामान्य भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, LIC, इसका जो भी निकलेगा वो 1,00,000 से कम होना चाहिए। 1,00,000 से ज्यादा होगा तब भी 1,00,000 ही छूट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। उसी को यहां पर क्लियर कर दिया है। उसके बाद आयकर की दर निम्नानुसार है, कह रहा है 2,00,000 रुपए तक का कोई कर नहीं लगेगा, 2,00,000 से 5,00,000 तक का 10% और 5,00,000 से 10,00,000 तक का 20%। इतना निकाल के सकेंगे। फिर 2 स्टेप और दिया है, एक शिक्षा उपकर दिया है जो देय आयकर का 2% लगेगा, और एक माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर जो देय आयकर का कितना लगेगा? 1%। तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब यही थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक। तो जैसा स्टेप पकड़े थे वैसे स्टेप पकड़ेंगे। पहला, कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, है ना, ठीक। एनुअल इसका कितना अमाउंट उसको देख लो। एनुअल इनकम 4,10,000 रुपए है, तो ये हो गया 4,10,000 रुपए, ठीक। ऐसे अल्प विराम लगाना, 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर उधर है तो है, नहीं है तो नहीं है, हो गया। अब ये हो गया टोटल इतना इनकम। दूसरा स्टेप हम लोग क्या निकालते थे? धारा 80C के अंतर्गत, हाँ, अंतर्गत जमा राशि, जो जो भी हम लोग जमा किए रहेंगे वही आता है। अब इसमें 3 ठो स्टेप चलता है, A, B और C। अब 3 में जो दिया रहेगा उसको लिखना है, जो नहीं दिया रहेगा नहीं लिखना है। इसमें शायद तीनों का तीनों दे दिया है तो तीनों को लिखना पड़ेगा। पहला सामान्य भविष्य निधि है, तो पहला हम लोग किस में चलेंगे? हाँ, सामान्य भविष्य निधि। अच्छा, इसमें जमा कितना कर रहा है वो? तो जमा कर रहा है 4,000 रुपए प्रति माह, 4,000 रुपए प्रति माह। तो सीधा कर दो,
कितना हो जाएगा? 12 चौक 48,000 रुपए कैसा हो जाएगा? वार्षिक। हो गया। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, जीवन बीमा प्रीमियम में 24,000 रुपए वार्षिक जमा करता है। तो अगला देख लो, जीवन बीमा प्रीमियम कितना जमा कर रहा है? 24,000 रुपए, ये भी वार्षिक है। अगला क्या कर रहा है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है, कितना का? 25,000 का। तो अगला कर रहा है वो क्या? राष्ट्रीय बचत पत्र कितने खरीद रहा है? 25,000 का। ठीक, तो कुल जमा राशि निकालेंगे अब, जो तीसरा स्टेप चलेगा। क्या? कुल जमा राशि कितना जमा किया वो, यही तो देखेंगे। जोड़ दो 48, 24 और 25, कितना आएगा? आए 97। हाँ, 5 4 9, 9 8 17 का 7 हासिल आया, 4 2 6 2 8 और 1 9, 97,000 रुपए। मतलब टोटल वो जमा कितना किया? 97,000, 97,000। ठीक, इतना वो क्या किया है? जमा किया है। ठीक, अब देखो, अब ये तो हम लोग का क्या हो गया? कुल जमा राशि। अब इसी का वार्षिक आय से इसी को घटाना है, चौथा स्टेप वही होता है। चौथा स्टेप क्या होता है? 1 - 3 होता है, वही करना है हम लोग को। तो चौथा क्या होगा हम लोग का? शेष आय। तो ये होगा वार्षिक आय, मतलब जो पहला नंबर है उससे घटाएंगे किसको? तीसरा नंबर को। हाँ, कुल जमा राशि। वार्षिक आय कितना है इसका? 4,10,000। जमा राशि घटा दो 97,000 रुपए, कितना बचेगा? यहां तक दिख जा रहा है ना? चलो घटा दो, कितना बचेगा? 4 10 से 97 घटा दो, 7 3 10, ये हो गया 40, और ये हो जाएगा 31। 7 3 10, 11 का हासिल है, 3,13,000 बचेगा, है ना? तो ये बच गया हम लोग का 3,13,000। ठीक, अब हम लोग का अगला स्टेप चलेंगे, दान वाला फॉर्मेट, है ना? दान वाला तो बचा है। चौथा के बाद पांचवा हम लोग का आएगा कौन सा? धारा 80G के अंतर्गत, हाँ, दान राशि। जो जो भी हम लोग जमा करेंगे उन सब के बारे में चलेगा। इसमें भी 3 स्टेप होता था, A, B और C। एक प्रधानमंत्री राहत कोष, एक अनाथ आश्रम, एक वृद्धाश्रम, है ना? तो एक तो है नहीं, कौन सा दिया है? वृद्धाश्रम दिया है, अनाथ आश्रम नहीं दिया है, तो 2 ही ठो चलेगा, है ना? पहला हम लोग का वो जमा कर रहा है कहां? पीएम रिलीफ फंड में वो जमा कर रहा है, मतलब दान कर रहा है, कितना? 20,000 है शायद, 20,000 रुपए जमा कर दिया। ठीक, उसके बाद वो कहां जमा कर रहा है? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में कितना जमा कर रहा है? 12,000। इसी का 50% क्या है? कर मुक्त है, मतलब टैक्स फ्री है, तो बाकी का तो लगेगा। तो 12,000 का 50% मतलब सीधा आधा है, तो कितना बचेगा? सीधा 6,000 रुपए, इतना। ठीक, ये 6,000 जुड़ेगा। भले वो दान 12,000 का कर रहा है, लेकिन सरकार बोल दिया है कि 12,000 में केवल 6,000 उसका, मतलब आधा का टैक्स नहीं लूंगा, आधा का लूंगा बोल रहा है सरकार। तो 12,000 का आधा कितना हो गया? 6,000। सीधी बात, 50% मतलब बोला सीधा आधा हो गया, तो इसलिए 6,000। तो अब निकालेंगे हम लोग छठवां, क्या निकालोगे? कुल दान राशि। कुल दान राशि कैसे निकालोगे? जोड़ दो इसी को, 20,000 और 6,000 को, तो कितना हो गया? 26,000 रुपए। ये नहीं है 12,000 का, तो हम लोग इसको हल करके इतना लाए हैं, 20,000 और 6,000 दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26,000। अब सातवां जो निकलता है वो क्या निकलेगा? कर योग्य आय। ऐसा इनकम जो सरकार को हम लोग को टैक्स देना पड़े, उस वो वाला इनकम, है ना? तो कर योग्य आय कैसा होगा? तो जो बचा चौथा, चौथा से किसको घटाओगे?
छठवां को, मतलब शेष आय से हम लोग किसको घटाएंगे, शेष आय से घटाएंगे हम लोग किसको, हाँ कुल धन राशि। चल रहा है ना वैसे स्टेप बाय स्टेप, बस इसी में समझोगे, फिर नहीं समझोगे। शेष आय कितना है, 3,13,000 है, कुल दान राशि घटा दो कितना, 26,000, बचेगा कितना, हाँ पक्का ना, देख बेटा तोरे भरोसा है, नहीं प्रकाश का स्माउट ढेल यहाँ अब ये कर योग्य आय कितना हो गया, 2,87,000। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, आयकर का गणना करेंगे, 8वां स्टेप अब फाइनल, यहीं से हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ब्रैकेट डब्बा में तुम लोग को दिया है क्वेश्चन में, आयकर की गणना में बोल रहा है 2 लाख रुपए तक का कोई कर नहीं है, लेकिन जहां 2 लाख से ऊपर जाओगे वहां 10% देना पड़ेगा, तो 2 लाख तक का तो कोई कर नहीं दोगे, तो बचा कितना, इतना का ही हमको 10% देना है, तो 87,000 का 10% कितना होगा, 8,0700 रुपये है ना, क्योंकि कट जाता है जीरो, सीधा याद रखना एक जीरो कट जाता है 10% में, क्योंकि 10% निकालोगे तो 10/100 करोगे ना, ऐसे 10/100 करोगे, एक जीरो यहां खत्म, अब एक जीरो कहां बचा, तो वो उसी के साथ खत्म होगा, तो सीधा सीधा समझो 10% बोला तो एक जीरो हटा दो, 20% बोला तो एक जीरो हटा के 2 का गुणा कर दो, ये है डायरेक्ट करने का। और 100% में 50% बोला मतलब जस्ट आधा बोल रहा है, तो तुम लोग पैसा को आधा कर दो, सीधा निकल जाता है, गुणा भाग करने का जरूरत नहीं है। और जिनको परसेंट निकालने नहीं आता उनको मैं बता दे रहा हूं, मान लो अगर 12,000 का 50% बोला है तो ये ऐसा बनता है, देखो 12,000 का 50% बोलेगा तो 50% ऐसे आता है गुणित, हिंदी में इसको समझो प्रतिशत, मतलब प्रति 100, प्रतिशत अलग अलग बोल रहा है, तो ये हो गया प्रति और ये हो गया शत, प्रतिशत, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां से यहां खत्म, बचेगा हमारे पास 1200 गुणित कितना 5, तो 12 पंचे 60 हो गया, 2 जीरो का 2 जीरो, ये 6,000 आ गया, समझे, वैसा करना रहता है। जो तुम लोग का वो ये करते हैं ना, कपड़ा उपड़ा लेने जाओगे दुकान वगैरह या कुछ भी डिस्काउंट चलता है ना, 20% 15% ऐसे निकालते हैं, 20% 15% गुड़ा कर देंगे उसमें से, उसके बाद जितना भी आएगा उसको फिर मूलधन से जो भी उसका ये रहेगा जितना में वो बेचना चाहता है उसमें माइनस कर देता है, फिर तुम लोग को छूट मिल जाएगा, उतना डायरेक्ट होता है वो, समझ गए। अब यहां से आयकर का गणना करना है, तो आयकर का गणना में देखो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, 2 लाख तक का कोई कर नहीं, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो सीधा, 2 लाख तक क्या बोला, कोई कर नहीं, हम लोग को देना चाहिए है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसी में से 2 लाख हटा दो, तो 287 3 ठो जीरो ऐसे कर दो माइनस 2 लाख, इतना घटाओगे, 2 लाख घटा दोगे तो इसका कितना देना पड़ेगा 10%, अब 10% दोगे तो फिर इसी का आगे हल होगा। अब मेरा बोर्ड भर गया है, नहीं तो बता देता, ठीक, नोट करो, चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, अब यहां से मिटा रहा हूं है ना, आयकर का गणना करेंगे अब सीधा, इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। 2,87,000 में से 2 लाख घटा दोगे तो कितना बचेगा, 87,000 बचेगा, तो इसी 87,000 का कितना निकालोगे 10%, तो सीधा 10 कितना कर दिया 100, यहाँ से यहाँ खत्म, तो हमारे पास बचेगा कितना 8,700, 3 के बाद अल्पविराम, तो ये जो बनता है क्या बनता है, देय आयकर, टैक्सेबल अमाउंट है ना, जो हम लोग को सरकार को देना है, कुल देय आयकर नहीं है, खाली देय आयकर है, क्योंकि अभी और लगना है इसमें। क्या बोल रहा है अभी, अब नीचे देखो, शिक्षा उपकर जो है वो देय आयकर का 2% लगेगा, और जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर है वो देय आयकर का कितना पड़ेगा 1% पड़ेगा। तो अब इसी का यही 2 स्टेप बढ़ेगा, ये 9वां जाएगा और 10वां जाएगा। जो शिक्षा उपकर है, शिक्षा उपकर लगेगा, ये कितना लगेगा देय आयकर का, देय आयकर का 2%, मतलब सीधा कितना है इतना 8,700 का कितना करोगे 2%, 2/100, 0 0 0 0 खत्म,
तो 87 दूने कितना बच गया? 8 दूने 16, 1 17, 174 रुपया। ठीक, और एक और लगना है क्या? नहीं नहीं, एक और है ना, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। माध्यमिक व उच्च शिक्षा उपकर जो देय आयकर का कितना बोला है? हाँ, देय आयकर का 1%। तो देय आयकर मतलब इसको मत करना, ये है देय आयकर। तो 8,700 का 1% निकालोगे तो सीधा 1/100, मतलब 87 रुपया आएगा सीधा, 87 रुपया। अब निकालेंगे हम लोग क्या? कुल देय आयकर, जो हम लोग को कंप्लीट करके सरकार को देना है। हाँ, ये गए रे वाला है। ये आएगा हम लोग का 11वां कुल देय आयकर। तो जोड़ दो, 8,700, 174 और 87। 7 4 11 का एक हासिल है, 8 7 15, 7 7 14, 14 6 20, 2 22, 1 23 का 3 हासिल आया 2, और 7 1 8, 8 2 10, 8 1 9, इतना आ रहा है 9,031। कितना आ रहा है? अरे मैं उल्टा जोड़ दिया हूँ, 8,700, 174, 87, उल्टा जोड़ दिया था मैं। 7 4 11 का एक हासिल है, 8 7 15 और एक 16 हासिल है, 7 1 8 1 9, 8,961। हाँ, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। नोट कर लो चलो। मन मना ने कान चुनी